हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की शुरुआत की है। ये क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क हैं, अर्थात इन निःशुल्क क्लासेस में हम आपको क्या देंगे, किस तरीके से देंगे और कैसे देंगे, ये सारे प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं या आपके मन में जो उमड़ते हैं, उन प्रश्नों का आज हम एक सामान्य परिचय देंगे। साथ ही हम आपको इतिहास के संबंध में कई सारी ऐसी बेसिक बातों को बताएंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन उनको यूपीएससी से उतना रिलेट करके नहीं समझा होगा। तो चलिए, आज से हमारी इस यात्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो प्रश्न आपके मन में इतिहास विषय की समझ को लेकर आंदोलित करते रहते हैं और आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आखिरकार हम जो इतिहास ये पढ़ रहे हैं तो इस इतिहास को हम क्यों पढ़ें, अगर हम इसे पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें, और जब पढ़ें तो इसका यूपीएससी के संदर्भ में क्या महत्व है और उस महत्व को फुलफिल करने के लिए हमें किन स्रोतों को अपनाना चाहिए। तो ऐसे कई सारे हमने आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्नों का संकलन किया और उसी बेस पर आज हम आपको उन सभी प्रश्नों का एक सामान्य सा उत्तर देंगे, ताकि आप जब हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों तो आपको यात्रा के बीच में या यात्रा के किसी ऐसे पड़ाव में ये ना लगे कि आप अधूरेपन का शिकार हो गए। अर्थात आपको ये ना लगे कि क्या आप सर हमें नोट्स देंगे, आपको ये ना लगे कि क्या सर आप हमको माइंड मैप देंगे, आपको ये ना लगे कि सर आप हमें जो पढ़ाएंगे ये किस तरीके की पढ़ाई होगी, इसमें किस तरीके का अंतर होगा इंडिया के उन टॉप एजुकेटर्स के विपरीत। अर्थात उन टॉप एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं आज इतिहास को, आप हमें उनसे किस तरीके से अलग पढ़ाएंगे, अर्थात आप हमें कैसे उनके अभ्यर्थियों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको अपने इन 14 से 15 प्रश्नों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और आप में से जिन लोगों ने इस पूरे वीडियो को आज देखा या जिन लोगों ने इस पूरे वीडियो को समझ लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपके अंतर्मन में ऐसा कोई भी प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा इतिहास की बेसिक जानकारी को लेकर कि यूपीएससी में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सब जब आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, वास्तव में इतिहास हमें ऐसा पढ़ना चाहिए। समझ गए? तो आप उसकी महत्ता को ध्यान में रखकर अपनी मेहनत को और ज़्यादा परिपक्व कर पाएंगे। क्लियर? तो हम आज से इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आप देखते रहें, सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास का सामान्य मतलब क्या है। आखिरकार इतिहास को हम इतिहास क्यों कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। दूसरा, यूपीएससी में इसकी क्या महत्ता है। आखिरकार हम इतिहास यूपीएससी में पढ़ रहे हैं या यूपीएससी ने इतिहास के वैकल्पिक विषय या इतिहास को सामान्य अध्ययन में अगर लिया है तो क्यों लिया है। तीसरा, वैकल्पिक विषय के रूप में ये क्यों उपयोगी है। चौथा, इसे कैसे पढ़ना चाहिए। पांचवा, क्या पढ़ना चाहिए। छठा, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सातवां, कितना पढ़ना चाहिए। और अगर हम कितना भी पढ़ें तो आठवां है किन किन पुस्तकों को पढ़ें। जरूरी नहीं कि हम उस भंडार को पढ़ें, इन सबको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी बस हम आपके अंदर उन प्रश्नों को बना रहे जिससे आप इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। क्लियर? नौवां है उत्तर लेखन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब से करना चाहिए। 10वां, अन्य विषयों से ये अलग विषय कैसे। यूपीएससी में अगर मान लो उपयोग में ना आया तो इसका हमारे जीवन पे आगे क्या उपयोग होगा, ये हमारे व्यक्तित्व निर्माण को कैसे प्रमोट करेगा, कैसे इतिहास लेखन की वास्तव में शुरुआत हुई, कैसे अगर हम इसे ना पढ़ें तो क्या नुकसान होगा। इतने सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, और जब एक एक करके सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके अंतर्मन के हर एक संदेह को हम दूर कर देंगे। क्लियर? तो देखते हैं, हमारा पहला जो प्रश्न है वो है इतिहास का सामान्य आशय। जब भी आप किसी से ये कहते हैं कि मुझे इतिहास पढ़ना है, जब भी आप किसी से ये कहते हैं कि मुझे इतिहास को समझना है, तो लोग आपको इस तरीके से बताएंगे कि अरे इतिहास क्या करोगे पढ़ के, इसमें तो घटनाएं इतनी हैं, इसमें कहानियां इतनी हैं, इसमें तथ्य इतने हैं,
इसमें इन तथ्यों को याद करके ही पूरा मन मस्तिष्क बोर हो जाएगा, ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें काफ़ी उदासीपन लगता है, या वो लोग ऐसा आपको बता देंगे कि जैसे वास्तव में इतिहास कोई एक विषय ना होकर एक विरोधाभास है, अर्थात इसे इतिहास आपके जीवन की एक संजीवनी ना होकर ये आपके लिए एक जहर है। वो ऐसे आपको बताते हैं। ऐसे बताने के पीछे कारण ये नहीं है कि उनको इतिहास की अच्छी समझ थी, ऐसा बताने के पीछे कारण ये है कि उन्होंने इतिहास को उसी अनुरूप पढ़ा था। इतिहास वास्तव में एक अलग कला है, इसमें हम अलग ढंग से पढ़ते हैं। अगर इसे हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो ये रोचक हो जाती है, और इसे अगर हम तथ्य के रूप में पढ़ते हैं तो ये बोरियत को फील करती है। क्लियर? बचपन में आप में से कई सारे लोग सुने होंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा होती है, रात में इसे पढ़ते हैं सवेरे सब सफ़ा होती है। कहने का क्या मतलब कि रात में हम इसको रट्टा मार मार के पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा अलाउद्दीन खिलजी कब आया था, अच्छा बाबर और सिकंदर का युद्ध कब, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ था, उस युद्ध में बाबर ने कितने घोड़े अपनाए थे, उस युद्ध में सिकंदर लोदी का हाथी का क्या नाम था। ऐसी घटनाएं जब हम पढ़ते हैं, ऐसे जब तथ्यों को हम रटते हैं, तो वास्तव में इतिहास तर्क और निष्कर्ष का समन्वय न होकर तथ्यों की एक कुंजी बनकर रह जाता है। उस कुंजी को हमें नहीं पढ़ना है। हमें इतिहास को अगर पढ़ना है तो तथ्य और तर्क का समन्वय करके निष्कर्ष तक पहुंचना है। हमें केवल उन्हीं तथ्यों को रटना है जो इतिहास की दृष्टि से उपयोगी हैं। और जब हम इन तथ्यों और तर्कों को पढ़ लेते हैं, जब इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो न केवल ये हमें वर्तमान की समझ को डेवलप कराता है, बल्कि हमें अतीत की जानकारी से भी रूबरू कराता है। जब ये हमें अतीत की जानकारी से रूबरू कराता है तो उसके आधार पर हम भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में एक दूरदर्शी छवि डेवलप होती है, जो कि एक कूटनीतिज्ञ के लिए, एक देश के शिल्पकार के लिए काफ़ी उपयोगी है। क्लियर? सामान्य तौर पर कई सारे हिस्टोरियंस या कई सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि इतिहास वास्तव में कई कथाओं का संकलन है। कथा का मतलब आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में कई प्रकार की कथाएं होती हैं। कभी प्रभु श्री राम की कथा होती है, तो कभी जगन्नाथ भगवान की कथा होती है, तो कभी माँ काली की कथा होती है, तो कभी आप देखते हो नारायण की कथा होती है। ये जितनी भी कथाएं हैं, कथाएं क्यों होती हैं कि मन में एक उत्सुकता जगे, किसको जानने की, परमपिता परमेश्वर को, उसकी उपासना करें, उसकी प्रार्थना करें। तो उसी प्रकार इतिहास है। अर्थात इतिहास की कथाओं को अगर आप समझने लगे कि आखिर सिकंदर क्यों आया था, सिकंदर की महानता क्या थी, वैदिक जीवन पद्धति कैसी थी, कैसे लोगों ने सबसे पहले हथियारों का निर्माण किया, कैसे उन्होंने जीवन की प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल रहने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने संस्कृति से सभ्यता को बनाया, कैसे उन्होंने आगे आने वाले कमियों को दूर किया, कैसे उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे अंदर एक उत्सुकता को जागृत करते हैं। और ये उत्सुकता अगर आपके अंदर जागृत हो गई, ये एहसास आपके अंदर जागृत हो गया, तो इतिहास से सरल विषय कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से नित्य आपको परिचित कराता है। ये आपको किसी न किसी ऐसे उदाहरण से, किसी न किसी ऐसी पंक्ति से, किसी न किसी ऐसे राजनेता के द्वारा आपको ये रोज़ एहसास कराता है कि वास्तव में इतिहास के प्रति अगर आप अनभिज्ञ हैं, तो वास्तव में आप अपने आप से अनभिज्ञ हैं। इसीलिए इतिहास का अध्ययन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? अब बात आती है कि आखिरकार यूपीएससी में इसकी क्या महत्ता है। जब हमने देखा कि इतिहास हमें वर्तमान की सूझबूझ देता है, अतीत का ज्ञान देता है और भविष्य का निर्णय करने की क्षमता देता है, तो यूपीएससी आपसे क्या चाहेगी? यूपीएससी तो यही चाहेगी कि उसका जो कर्मयोगी हो, उसका जो शिल्पकार हो, वो न केवल वर्तमान की कहानी को गढ़ सके, बल्कि आगे आने वाले नए भारत का निर्माण कर सके। वो नए भारत की उन समस्याओं से अपने आप को निकाल सके,
वो नए भारत को उस उन्नति से उन्नति अवस्था में पहुंचा सके। और ये तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को इतिहास की समझ होगी, जब उस व्यक्ति को संस्कृति की समझ होगी, जब उस व्यक्ति को इंडिया के गौरव की समझ होगी, जब उसे बुद्ध और जैन की प्रासंगिकता की समझ होगी, जब वो गांधी की अहिंसा को समझ रहा होगा, जब वो सुभाष के आंदोलन को समझ रहा होगा, जब वो नेहरू के विश्व स्तर के विजन को समझ रहा होगा, जब वो उस समय के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की निर्भरता को समझ रहा होगा, तब वो वास्तव में आगे आने वाले समय में इतिहास की उस डोर को पकड़कर अपनी कूटनीति की नई विरासत लिखेगा। और जो कि न केवल इंडिया की यूनिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी को सर्व कराएगा, बल्कि इंडिया को विश्व के फलक पर एक नया आयाम प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए आपसे यूपीएससी हिस्ट्री की डिमांड करती है। और हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में हिस्ट्री को हमें यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री देखिए, जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, जब आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो। लगभग सामान्य सा सिलेबस उसमें भी होता है, सामान्य सा सिलेबस इसमें भी होता है। बस अंतर ये होता है कि यूपीएससी आपसे उसी प्रश्न को संक्षेप में पूछती है, अर्थात आपसे ये नहीं कहती कि आप हमें पूरी कहानी लिखकर बताओ, आपसे कहती है कि उस इतिहास के सार का मर्म हमें बताओ। और जब आप मर्म बता रहे हो तो उसमें एक दो तथ्यों का संकलन कर देना, उसमें एक दो तार्किक बातों का संकलन कर देना, और उस संकलन के बाद जो आप निष्कर्ष देखना वो प्रासंगिक हो। अर्थात वो आपसे इतिहास अपने अनुरूप पूछती है, वो आपसे इतिहास आपके वैकल्पिक विषय या आपके ग्रेजुएशन के विषय के अनुरूप नहीं पूछती। वो अपनी थीम के आधार पर आपकी सजावट को बुनने का प्रयत्न करती है, तो आपको उसी के अनुरूप पढ़ना है। जब आप उसी के अनुरूप पढ़ते हो तो वास्तव में आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता मिलता है उसका जीएस का, दूसरा रास्ता मिलता है उसके वैकल्पिक विषय का। वैकल्पिक विषय वाली प्रश्न के भाग को हम अपने अगले उसमें देखेंगे प्रश्न में, लेकिन अभी हम यहाँ पे जीएस वाले भाग को देखते हैं। जब आप में से कई सारे लोगों ने जीएस का सिलेबस देखा होगा, और जीएस में विगत कई वर्षों से 2014 के बाद से जिस प्रकार से चेंजेस आए हैं, उस अनुरूप यूपीएससी ने जब से प्रश्न को गढ़ने की शुरुआत की है, तो उसने प्रश्नों को काफ़ी गहराई में गढ़ने की शुरुआत की। अर्थात जीएस 1 में भी जो प्रश्न आने लगे वो ऐसे आते हैं कि महात्मा गांधी अगर ना होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या स्वरूप होता। जीएस में सामान्य तौर पर आपको गांधी के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ा देंगे तो काफ़ी बेसिक स्तर का नॉलेज देंगे, और आप गांधी को विश्व के फलक पर फिर नहीं लिख सकते। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हो तो हिस्ट्री ऑप्शनल क्या करती है कि आपके अंदर गांधी की न केवल मॉडर्न इंडिया से रिलेशन बनाती है, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेशन बनाकर उनके प्रश्न के उत्तर को काफ़ी अच्छे से गढ़ देती है। क्लियर? आप जब गांधी को ये पढ़ते हो कि किस प्रकार फ्रेंच अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, लेकिन गांधी के रहते इंडिया में सिविल वॉर बच गया, समझ गए, तब आपको एक व्यापक समझ आती है। आप जब GS2 में इंडियन पॉलिटी या आप इंडियन पॉलिटी या सोशल जस्टिस को जब देखते हो, या आप IR को देखते हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी इतिहास की समझ, कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने आज़ाद भारत के बाद किस तरीके से इंडिया की IR पॉलिसी को मेंटेन किया, किस तरीके से उन्होंने विश्व के दो ध्रुवों में न फंसकर एक धर्मनिरपेक्ष या आप कह सकते हो एक गुट निरपेक्ष एक ध्रुव में फंसे, और उस ध्रुव के तहत उन्होंने अपने एक आज़ाद भारत की कहानी को गढ़ने का प्रयास किया। उन परिस्थितियों को आप समझोगे, आप समझोगे कि आज़ादी के बाद किस प्रकार भारत में कई प्रकार की सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषाई राज, जातीयता आधार पर कई सिक्योरिटी रीजन्स हमारे सामने आए, उनको हमने कैसे टैकल किया, और आज हम उनसे कैसे डील कर रहे हैं। कैसे हम इकोनॉमी के संदर्भ में पहले आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी उस प्रगति की यात्रा को कैसे डेवलप करते गए। कैसे हमारे समाज में कई सारी रूढ़िवादिताएं थी, कैसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक अवहेलना थी,
कैसे लैंगिक मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और कैसे महिलाओं ने भारत की आज़ादी के साथ साथ नए भारत के निर्माण में अपने कदम ताल को मिलाया, ऐसे विषयों का हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए इतिहास वैकल्पिक या इतिहास पढ़ने को लेकर जो अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट होता है कि वो इतिहास को सिर्फ इतिहास के लिए पढ़ते हैं, ये उनका भ्रम है। इतिहास को आप इतिहास के लिए नहीं पढ़ते हो। इतिहास वास्तव में आपकी पूरी मेंस की स्टडी का एक आधार है, एक वो नींव है जिसके आधार पर आप अपने अंकों की इमारत गढ़ते हो। अगर आपकी वो नींव ही कमज़ोर हुई तो आपके अंकन अपने आप कम हो जाएंगे। आप देखिएगा कि कई सारे लोगों का मानना होता है कि हम हिंदी साहित्य लेते हैं, हिंदी साहित्य अच्छा विषय है, आपको न केवल ऐसे में समझ पैदा करेगा बल्कि आपको सोसाइटी में भी काफ़ी महत्ता देगा, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा हो जाती है। उसका आप जीएस के 1 पेपर में उपयोग नहीं कर सकते, उसका आप जीएस 2 में उपयोग नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको नहीं करनी। क्लियर। फिर आता है कि साइंस टेक में कैसे उपयोगी है। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो कि कैसे विज्ञान का विकास शुरू हुआ, कैसे गैलीलियो कोपरनिकस ने साइंस को प्रमोट किया, कैसे वही चीज़ें आगे चलकर एडिसन या आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक एक नई तरीके से चेंजेस लाए। अर्थात जब आप साइंस टेक पे ईसू लिखते हो या जब आप साइंस टेक पे ऐसे लिखते हो तो वहाँ पर आपको एक व्यापक पृष्ठभूमि मिल जाती है। आप जब इथिक्स पढ़ते हो तो कई सारे ऐसे विचारकों को पढ़ते हो जो विचारक न केवल उस युग में प्रासंगिक थे बल्कि आज के समय में उनके विचार समाज में बढ़ती कई समस्याओं के समाधान में भी प्रासंगिक हैं। तभी तो आप समझ पाते हो कि राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व उस समय कैसा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे विवेकानंद आजकल के साधु संतों से भिन्न हैं, कैसे उन्होंने राजनीति को या शैक्षिक व्यक्तियों को किस प्रकार आलोचना की, किस प्रकार गांधी ने राजनीति को मुंह से अलग रखा, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी देश की सेवा में लग गए, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जॉब छोड़कर बैरिस्टर की राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। अर्थात उनके जीवन का मूल, उनके जीवन का सिद्धांत देश प्रेम से जुड़ गया। ये इथिक्स अगर आपको आ गई, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप समझ पाते हो कि अच्छा इतिहास का ये मर्म है। और रही बात ऐसे की, कई बार ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि पितृसत्तावाद को लेकर जब ऐसे आता है तो आप तभी लिख सकते हो ना जब आपको पितृसत्ता की नींव का पता हो कि अर्थात ऋग वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, अपितु उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार कर्म कांडों की जटिलता ने, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था की प्रमुखता ने महिलाओं की स्थिति को उस समय की स्थिति के अनुरूप नहीं किया, अर्थात उनके जीवन में जटिलताओं का समावेश कर दिया, जो कि आगे चलकर बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का विरोध इनके रूप में उभर कर आई। समझ गए। आप देखते हो कि किस प्रकार युद्धों में पुरुषों के मरने के बाद उन स्त्रियों को कैसे हरम में उपयोग किया जाता था, अर्थात स्त्री को कैसे कमोडिटी बनाया गया, इसकी एक न्यू आप यहाँ पे समझते हो। और तब आकर जब आप लिखते हो तो आप स्त्री के बारे में काफ़ी डिटेल से लिख देते हो, तभी आप उनके सुधार की बात लिख पाते हो। क्लियर। जब आप इंटरव्यू में होते हो तो आपसे कई सारे ऐसे प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं कि वो आपको सीधे और सीधे इतिहास की नींव में जाकर ही समझा सकते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि चाइना के साथ इंडिया युद्ध कर सकता है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को युद्ध करना चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या बता सकते हो कि सर युद्ध तो एक अंतिम विकल्प है, अगर शांति या बातचीत से अगर हल निकल रहा है तो निकालना चाहिए। ये लाइन कहाँ से आती है? ये लाइन आती है श्रीमद् भागवत गीता से या महाभारत से। जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव की बात करते हैं तो भीम उनका विरोध करते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का क्या करूँगा जो मैंने द्रौपदी के केस को धोने के लिए कही थी, अर्थात दुशासन के छाती के लहू से। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि भीम, अगर तुम ये सोचो कि अगर ये युद्ध ना हुआ तो कितने लोग बच जाएंगे, अगर ये युद्ध हो गया तो कितने लोगों की जो औरतें हैं वो विधवा हो जाएंगी। इस बात को कहाँ से जोड़ा गया? इतिहास से।
जब धृतराष्ट्र नहीं मानते हैं और भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महाराज, इतिहास आपको दोषी ठहराएगा, ना तो दुर्योधन को ठहराएगा, ना ही भीष्म पितामह को ठहराएगा, आपको ठहराएगा, क्योंकि आप ही की छत्र छाया में पलकर ये महाभारत हो रहा है। ये वहाँ से समझ है, और ये तभी डेवलप हो सकती है जब आपने इतिहास पढ़ा होगा। और इतिहास आपकी लेखनी को इतना परिपक्व बनाता है, आपके अंकों को इतना उन्नत बनाता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो, और आपको बस थोड़ा सा मॉडिफाई होना है, और बस फिर तो आपकी लेखनी अपने आप आपकी चाकरी करने लगती है। आपके जीवन में एक ये परिपक्वता का एहसास दिलाता है, आपको अवसादों से मुक्त करता है। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो देखते हो कि एक से एक राजाओं ने अपना सब कुछ हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने संघर्षों से नित्य लड़ाई करते रहे। वो आपके लिए प्रेरणा बनते हैं, वो आपको विपरीत से विपरीत जीवन की परिस्थिति में लड़ने के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्लियर? फिर बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय के रूप में ये क्यों उपयोगी है। हमेशा ये प्रश्न आता है कि वैकल्पिक विषय में इतिहास को ही क्यों लेना चाहिए। इसलिए इतिहास को लेना चाहिए क्योंकि वो आपके उत्तर लेखन से आपके व्यक्तित्व का परिचय कर लेता है। वो आपकी उत्तर से आपकी कूटनीतिकता, आपकी वाक्पटुता का एहसास कर लेता है। और अगर उसने आपकी कूटनीतिक छवि का एहसास कर लिया, उसने आपके व्यक्तित्व का एहसास कर लिया, उसने आपकी वाक्पटुता की शैली को जान गया, तो वो आपको आईएएस जरूर बनाएगा। क्योंकि नए भारत के निर्माण में ऐसे ही कर्मयोगियों की आवश्यकता है जो अपनी कूटनीतिकता के माध्यम से भारत को उन्नत से उन्नत अवस्था में ले जाने का प्रयास करें। इसके अलावा इसमें मेहनत अधिकतम तब लगती है जब आपके पास मार्गदर्शन सही नहीं होता। मेहनत कम तब लगती है जब आप समझदारी पूर्वक पढ़ते हो। अर्थात आप हमारे साथ जब तैयारी करोगे तो आपको हम 60 डेज में चारों के चारों टॉपिक कवर कराएंगे, यानी कि एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये चीज़ें आपको 7 से 8 महीने में भी कोई नहीं कराता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाएंगे, हम आपको उनसे भी 10 गुना गहन अध्ययन कराएंगे, लेकिन हमारा गहन कराने का तरीका अलग होगा। क्लियर? आपको हम टॉप 2 में ला सकते हैं। कई सारे बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं कि सर मुझे 310 लाने हैं मार्क्स। 310 क्यों लाने हैं भाई? 310 कोई एक लास्ट नंबर थोड़ा ना है। आपको जो लाने हैं नंबर, जो मेरी क्लास से जो बच्चे लाएंगे वो 300 प्लस लाएंगे। अर्थात मेरा उद्देश्य है आप 390 लाओ। अब आप लोगों के मन में लग रहा होगा सर 390 कैसे ला सकते हैं, ऐसे ख्याली पुलाव क्यों बना रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में आप लोग उत्तर लिखते ही नहीं हो। आप खुद देखो कि आप इस समय जो उत्तर लिखकर हमें चेक कराते हो, उसमें जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तब आपको लगता है ना कि वास्तव में आपने 10 नंबर का उत्तर सही से लिखा नहीं। और अगर आप लिख देंगे तो आप 360 प्लस चले जाएंगे। आपको हम मैपिंग करा रहे हैं, तो मैपिंग में आपको 50 मार्क्स में 45 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। बाकी तो आप एडॉप्ट ही कर सकते हो। तो ऐसा ये मत सोचो कि आप 310 तक जाओगे, आप 350 प्लस जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो आज तक नहीं हुआ वो आप करोगे। ये मत सोचा करो कि किसी के नहीं आए तो मेरे भी नहीं आएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आप लोग अभी भी, जो अभी तक का यूपीएससी का टॉपर है 310 गौरव कुमार, उनसे भी बेस्ट नंबर या उनसे भी बेस्ट लेखन आप लोग करते हो। कभी अगर मौका मिला तो हम उनकी कॉपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो उन्होंने लिखी है। उनसे भी अच्छा आप लोग तर्क और तथ्य का समन्वय करते हो। तो फिर इस बात से क्यों सोचते हो कि उनके 310 आए तो मेरे भी 310 आएंगे? आपके 350 प्लस आएंगे। क्लियर? बस मेहनत करनी है मेरे साथ। प्रीलिम के प्रति आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक गहन समझ बनती है। आप देख रहे होंगे कि विगत कई वर्षों से यूपीएससी ने क्या किया है कि प्रीलिम के लिए बेसिक पुस्तकें नहीं उठाती। प्रीलिम के लिए या तो आर चंपकम लक्ष्मी की बुक ले लेगी, या तो उपिंदर सिंह की बुक ले लेगी, या रामचंद्र गुहा की नई बुक ले लेगी। इससे क्या होता है कि सामान्य अभ्यर्थी तो पुस्तक पढ़ता नहीं है, वो किताबी नोट्स पढ़ता है। किताबी नोट्स और कोचिंग संस्थान के नोट्स इतने अपडेट होते नहीं। हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर अपडेट हो जाते हैं। तो उन नोट्स के प्रति वो बच्चा उतने अच्छे से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाता। क्लियर? आप कर सकते हो क्योंकि आप ऑप्शनल पढ़ते हो।
ऐसे में काफ़ी गहनता आ जाती है। एथिक्स की केस स्टडी को आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। साथ ही आम जीवन के जो द्वंद्व हैं उनमें आपका जो डिसीजन होता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाई गई सच्चाई को झूठा बता देते हो। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपसे कहेगी कि जवाहरलाल नेहरू का फला अफेयर था, महात्मा गांधी जी का इनके साथ रिलेशन था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी नाराज रहते थे, सुभाष चंद्र बोस को गांधी कभी नहीं चाहते थे। ऐसी इन यूनिवर्सिटी के प्रश्नों से आप अलग हो जाओगे और आपकी जो सोच होगी वो तथ्य और तर्क के धागे पर बुनी होगी। क्लियर। जिससे आपका मस्तिष्क अन्य की अपेक्षा काफ़ी फलकदायक होगा। समझ गए। तो आपने ये चीज़ें देख ली। फिर बात आती है कि आखिरकार इसे हम पढ़ेंगे कैसे, इसमें पढ़ना कैसे। तो पढ़ना इसका काफ़ी आसान है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, केवल कहानी के माध्यम से पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको बस देखना है। कई सारे हम आपको विजुअल वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि मानव का विकास क्रम कैसे हुआ, तो आप देखेंगे उसमें मानव कैसे विकास क्रम हो रहा, कैसे नवपाषाण काल का मानव था। ये विजुअलाइज वीडियोस कुछ सिर्फ इसलिए होंगे कि जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो आपके मन में वो कॉन्सेप्ट होगा कि अच्छा ऐसा पूरा पाषाण काल का मानव था, ऐसा मध्य पाषाण काल का मानव था। क्यों? क्योंकि ये विजुअल वीडियोस आप अपने आंसर में तो नहीं पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, अपने माइंड को जरूर परिपक्व बना सकते हो। जब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, कैसे हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ थीं, कैसे टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर कैसा था, कैसी वास्तुकला की स्थापत्य थी, तो वो आपके अंदर एक थिंकिंग को डेवलप करेंगे और उस थिंकिंग के बेस पे ही आप एक कहानी गढ़ दोगे। क्लियर। और उस कहानी को गढ़ते वक्त आपकी भाषा में इतनी मर्मज्ञता आ जाएगी कि वो अपने आप प्रखर लगने लगेगी। क्लियर। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात आती है कि कौन सी पुस्तक पढ़ें। आप बेसिक पुस्तक पढ़ो। बेसिक पुस्तक का मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी ना पढ़ें। आपके मन में आ रहा होगा सर अभी तक इस पूरे इंडिया में जितने एस्पायरेंट सेलेक्ट हुए वो सब एनसीईआरटी कहते हैं, आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं अब यूपीएससी उनसे कई गुना ऊपर उठ गई है। दूसरी बात, एनसीईआरटी आपको इसलिए बोला जाता है पढ़ने को ताकि आपके अंदर लिखने की एक शैली डेवलप हो जाए, उसकी भाषा की एक समझ डेवलप हो जाए। बाकी एनसीईआरटी आप खुद ही देख लो, क्या आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो एनसीईआरटी से? हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इतना व्यापकता है ही नहीं। हाँ, कुछ एक आध एनसीईआरटी के पेजेस काफ़ी अच्छे हैं, वो हम आपको अलग सब्सट्रैक्ट करके दे देंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तब आपके मन में आएगा सर फिर पढ़ें क्या? तो आप मेरी क्लास सुनो। मेरी क्लास सुनने के बाद उसका फ्रेम देखो, उस फ्रेम की पीडीएफ के बाद उस फ्रेम को अपने हैंड रिटन से लिखो अपनी एक बुकलेट में। फिर उसी फ्रेम के बेस पर जो प्रश्न मैं दूंगा उन प्रश्नों को सॉल्व करो और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उसका उत्तर लिखो। उत्तर लिखने के बाद हमसे चेक कराओ। चेक करने के बाद हमारे कमेंट्स का व्यू देखो और उन कमेंट्स को फिर से अपने उसी उत्तर में अपसेट कर लो। अर्थात आप अपना क्लास नोट्स बनाने की अपेक्षा आंसर राइटिंग को ही अपना नोट्स बना लो। क्यों? क्योंकि जब आपके 60 डेज एग्ज़ाम के बचेंगे, 40 डेज आपके एग्ज़ाम के बचेंगे, तो आपका नोट्स काम नहीं आएगा, आपका आंसर राइटिंग काम आएगा। और वो आंसर राइटिंग जब फ्रेम पे गड़ी होगी तब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर फ्रेम हम कैसे बनाएंगे और आंसर हम पहले दिन से कैसे लिखने लगेंगे? तो हमने क्या कोशिश की है कि जब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने आपको पढ़ाया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में हमने आपको 1 घंटे की लेक्चर कंप्लीट कराई, 40 से 45 मिनट। अब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वहीं पर जितने भी बैक ईयर में प्रश्न आए होंगे उनको बेस बनाकर ही हम आपको पढ़ा देंगे। अर्थात जब आप वो पूरा लेक्चर सुन लें तो आप 2 से 3 हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को लिख लें। क्लियर। लेकिन अब जब आप लिखने जाएंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हम पहले से कैसे लिखें, क्योंकि कहानी तो हमने इस वीडियो में देखी थी। तो हमने क्या सोचा है
कि हम हड़प्पा सभ्यता का जिस दिन टॉपिक पढ़ाएंगे उसके एक दिन पहले आपको उस टॉपिक का फ्रेम दे देंगे। उस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बैक ईयर में आए हैं उन प्रश्नों का भी एक फ्रेम दे देंगे और तब आपसे कहेंगे कि आप अगले दिन इन सारे फ्रेमों को लेकर हमारे साथ हमारे लेक्चर को सुनिए। जब आप उन लेक्चर को सुन रहे होंगे और जब सुन चुके होंगे तो कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उन पॉइंट को, उन फ्रेम को बस एक कहानी के रूप में गढ़ देना है। हालांकि उस कहानी को भी हम इनडायरेक्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में बता चुके होंगे। अर्थात आपका सिर्फ एक काम होगा कि गणेश बनकर व्यास के द्वारा जो कथा सुनाई जा रही उसको बस संकलित कर देना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गणेश की रफ्तार से लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, और लिखना ज़रूर है क्योंकि आप अगर लिखोगे नहीं तो आप अपने आप से धोखा करोगे। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें हम देंगे, अभी और बताएंगे हम और क्या देंगे। अब आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, मतलब अगर हम ना भी पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो आप अपने सिलेबस को पढ़ें। हमने ऑलरेडी दोनों सिलेबस की पीडीएफ भेज दी है। उन सिलेबस की पीडीएफ आप निकलवा लें और उनको डेली देखा करें क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? आप जब क्लास हमारे साथ करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें 131 टॉपिक थे, इसमें 180 टॉपिक थे, हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, इस क्रम में हम कवर कर रहे हैं और हमें ये पढ़ना है और ये हमारा छूट रहा है। और जब आप ये कर रहे होगे तो आप अपने आप को करंट से ऐड करते जाओ। करंट से ऐड का क्या मतलब? हालांकि ये चीज़ तो हम आपके लिए कर ही देंगे। जैसे अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पिक शेयर की थी आइकॉनिक प्लेसेस की, तो उसमें जितने आइकॉनिक प्लेसेस हैं जैसे सांची का स्तूप है, मदुरा का मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज मंदिर है या सोमनाथ टेम्पल है, तो इन सबको आपने वहाँ देख लिया। अब जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, जब हम आपको मौर्य काल पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा सांची तो आइकॉनिक भी है, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा सांची के स्तूप को तो नोटों में भी प्रिंट किया गया है, क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा हम्पी को नोटों में किया गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे आपको थिंकिंग करनी है, आपको करंट से ऐसे ऐड करना है। जैसे अभी मैंने कल आपको एक आर्टिकल शेयर किया है कि इतिहास का पुनर्लेखन क्यों ज़रूरी है, तो आपको वहाँ से ऐड करना है कि इतिहास का पुनर्लेखन क्यों ज़रूरी है। आपको ऑलरेडी किसी न किसी नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन अपडेट वर्जन तो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा ना। समझ गए? फिर आता है कोई भी सामान्य पुस्तक आप पढ़ लें। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो कि नहीं सर हमें कुछ पढ़ना ही है, तो आपके पास जो भी बेसिक बुक है उसे पढ़ें। साथ ही हमने ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी है संस्थानों की। कई सारे संस्थान जो अपनी पीडीएफ या अपने नोट्स बनाते हैं, तो हमने उन्हीं के संस्थानों के नोट्स ले लिए। अब आप लोगों में से लग रहा होगा कि सर उन संस्थानों के नोट्स आपने क्यों लिए? तो हमने इसलिए लिए क्योंकि उनका नोट्स इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। अर्थात उनके नोट्स में क्या है कि उन्होंने 4 से 5 किताबों को समराइज़ कर दिया। जैसे आप एंसेंट इंडिया का जब उनका नोट्स देखेंगे तो उसमें झाश्री माली को कंपाइल किया गया है, रामशरण शर्मा को कंपाइल किया गया है और एक दो एंसेंट इंडिया के राइटर्स को कंपाइल किया गया। क्लियर? उनको जब उन्होंने कंपाइल कर दिया है तो अब आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप जानते हो कि हम उन पुस्तकों को बेस नहीं बनाएंगे, हम उनसे थोड़ा ऊपर की लेवल को पुस्तकों को पढ़ेंगे। जैसे हम रणवीर चक्रवर्ती को भी उसमें कंपाइल कर देंगे, हम उसमें चंपकम लक्ष्मी को भी कर देंगे, हम उसमें कई सारे ऐसे फॉरेनर राइटर को कंप्लीट कर देंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम कई सारे रिसर्च पेपर को भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, हम उपिंदर सिंह को भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। और जब ये सब कर देंगे तो क्या होगा कि आपके लिए फिर वो नोट्स केवल नोट बनकर रह जाएगा जो आप जेब की पॉकेट में कहीं पे भी डाल सकते हो। समझ गए? और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जब हर एक चीज़ का फ्रेम देंगे ना, तो आप उन फ्रेम को ही बस बेस बनाएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि नोट्स आप पढ़ें, अच्छी बात है। वैसे भी आपके पास इतना टाइम मुझे नहीं लगता हो पाएगा कि आप अपना नोट्स पढ़ पाएँ, आंसर राइटिंग कर पाएँ और मेरी क्लास सुन पाएँ। इसीलिए आपका काम है सिर्फ मेरी क्लास सुनना और आंसर राइटिंग करना। आपने अगर 200 आंसर लिख लिए तो आपको अपने आप अपना वाला ही नोट्स याद हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हम सब कुछ कंपाइल कर रहे हैं। समझ गए?
नित्य अपने प्रश्नों के उत्तर का आपको मूल्यांकन करना है और न केवल अपने उत्तर अर्थात आप जो प्रश्न लिखकर भेजते हो केवल अपना ही नहीं सुनना है, अपने पड़ोसी का भी सुनना है। अर्थात आपके कलीग्स ने या आपके ग्रुप मेंबर ने जिसने भी डाला है उसके भी प्रश्न को समझो। ऐसा तो है नहीं कि आप यूपीएससी का प्रश्न पूछते हो और वो दूसरे एग्ज़ाम का पूछता है, वो भी तो यूपीएससी का ही पूछता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति पीसीएस का पूछता है तो ऑलरेडी वो हमें इंडिकेट कर देता है कि सर आप इसमें पीसीएस के हिसाब से बताइए, तो हम पीसीएस के हिसाब से ही बताते हैं। क्लियर? तो आप ये चीज़ें समझ गए। फिर आती है बात कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, अर्थात किस तरह से आप हमें पढ़ाओगे। इसका सिंपल सा मतलब है हम आपको माइंड मैप देंगे। माइंड मैप का मतलब कि हमने आपसे कहा कि आप समाज को कैसे पढ़ेंगे, तो समाज में कौन कौन पॉइंट्स आते हैं वो आपको बताएंगे कि महिला की स्थिति कैसी है, बच्चों की स्थिति कैसी है, खान पान कैसा है, उनका वस्त्र कैसा है, उनके भवन कैसे हैं, उनके मनोरंजन के साधन कौन से हैं, उनकी नृत्य की शैलियाँ कैसी हैं, उनका धर्म कैसा है। हम इतने पॉइंट आपको बताएंगे और इन पॉइंट के बेस पर हम आपको बताया करेंगे कि इन फ्यूचर आप समाज को कैसे लिख सकते हैं। जब हम आपको शिल्प बताएंगे तो शिल्प को आपको कैसे लिखना है हम वो फ्रेम देंगे। आपको हम पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को, पूरे के पूरे मौर्य काल को एक पेज में समेट देंगे कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपका क्विक रिवीजन हो जाए। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम आपको कई सारे विजुअल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आप में से कई सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर जो आप हमें विजुअल वीडियोस देते हो वो काफ़ी हाई एमबी के होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे वीडियो काफ़ी हाई एमबी के होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम वो वीडियो आपको नहीं देंगे तो आपके अंदर वो व्यापक समझ नहीं डेवलप हो पाएगी। दूसरी चीज़, अगर हम उन वीडियो को अपने यूट्यूब में ही कंपाइल करेंगे तो कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप ये भी सोच सकते हो कि सर आप जो वीडियो बनाते हो या जो वीडियो जहाँ से ढूंढ कर लाते हो आप हमें उसकी लिंक ही दे दिया करो। हम उसकी लिंक इसलिए नहीं देते क्योंकि आप न केवल उस वीडियो को देखोगे बल्कि उससे संबंध कई और वीडियो को देख डालोगे और जब अन्य वीडियो को देख लोगे तो वास्तव में वो आपके समय को वेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं कि उस 15 मिनट की वीडियो में देखते हैं कि 5 मिनट की क्लिप कौन सी उपयोगी है, क्योंकि बाकी तो वेस्ट होती है ना। ऐसा तो है नहीं वो वीडियो जो बना रहा है वो ये सोच के बना रहा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए है। तो हम उस क्रक्स को निकालते हैं। सोचो अगर हम 15 मिनट की वीडियो से एक 3 मिनट की क्लिप निकाल रहे हैं तो आपका 12 मिनट बचा कि नहीं बचा, अर्थात आप 4 वीडियो और देख लोगे। इसीलिए हम आपको लिंक नहीं देते। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा अपना नेट पैक बढ़वा लीजिए ताकि आपको दुविधा ना हो। और अगर आपका फिर भी मान लीजिए दिक्कत आ रही है तो ज़रूरी नहीं आप वो विजुअल वीडियोस देखें, क्योंकि हम उन विजुअल वीडियोस को ऑलरेडी अपने लेखन में कंप्लीट ही करा देंगे। क्लियर? तो ये इस चीज़ से आपको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नेट अपना पैक करवा सकते हैं और इतने तो आप सक्षम होंगे ही कि 300-400 का रिचार्ज एक महीने का अगर आप पे कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? बुक को शॉर्ट समरी बना देंगे, अर्थात जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे हम उसको शॉर्ट में बना देंगे, अर्थात कोई भी नोट्स होगा उसे हम आपको शॉर्ट बना देंगे। उत्तर लेखन आपको करना ही करना है क्योंकि उत्तर लेखन ही आपकी बेसिकली न्यू है। क्लियर? आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है, अर्थात हम आपसे कहेंगे कि आप हमारी पीडीएफ मत निकलवाएं, आप इन पीडीएफ को देखकर खुद की पीडीएफ बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना उतना आपके माइंड में छपता है। आप खुद सोचो, हम चाहते तो इसको टाइप करवा के आपको दे देते, लेकिन हम आपके सामने टाइप क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सारे संसाधन हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं टाइप करते ताकि आपको लगे कि हाँ मास्टर भी टाइप नहीं कर रहा, मास्टर भी लिख रहा। क्योंकि लिखने की आदत अगर छूट गई ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। नो फोटो स्टेट, आपको फ़ोटो स्टेट नहीं करानी। फिर आता है कि कितना पढ़ना चाहिए आखिरकार। तो इंटरव्यू के पहले तक तो सिर्फ अपना पाठ्यक्रम ही पढ़ना चाहिए, अर्थात इसके अलावा कोई भी खाली समय हो तो बात अलग है, नहीं तो बिजी समय में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे इस समय आप लोगों को केवल हमारी क्लास ही करनी है, क्लास के इतर इतिहास की एक भी किताब नहीं उठानी है, ना तो प्रीलिम के लिए ना तो मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ आपके लिए करा रहे हैं। अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो कोई आपकी सक्सेस नहीं रोक पाएगा। क्लियर? हाँ, जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनको 2 से 3 वर्षों के बाद एग्ज़ाम देना है
वो अभी से ये कर सकते हैं कि अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़ें, कई सारे राइटर्स की जीवनी पढ़ें। देखो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हो ना, तो आपके मस्तिष्क का फलक व्यापक होता है और आप उस विषय पे अच्छी समझ बना पाते हो। आप खुद सोचो ना कि मैं आपको इतना अच्छे से क्यों पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा है। आप एक किताब पढ़ने में आपको डर लगता है, यहाँ पे 200-200 300-300 किताबें ऐसी हैं जिनको हम एक एक दिन में पढ़ते हैं, अर्थात एक किताब हम एक दिन में कंप्लीट करते हैं और आपको ये लगता है कि अरे इतनी किताबें कैसे हम पढ़ेंगे। समझ गए? तो इसीलिए पढ़ने से क्या होता है, आपका व्यापक होगा और आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी। समझ गए? फिर बात आती है किन किन पुस्तकों को पढ़ें। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ रिवाइज कर दी कि आप केवल एनसीईआरटी या तो पढ़ सकते हो, या नोट्स जो मैं शेयर करता हूँ उसे, या कोई एक बेसिक बुक आप पढ़ सकते हो। ऑलरेडी आपके पास होगी, ना हो तो आप हमें मैसेज कर देना, हम कोई ना कोई बुक आपको पीडीएफ भेज देंगे। क्लियर? मूलतः आपको मेरी क्लास ही करनी है। क्लियर? उत्तर लेखन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उत्तर लेखन आप एक तरीके से ऐसे समझो, ये पूरे प्रश्न का ही उत्तर है। अर्थात जितनी भी मैं अभी तक आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप क्लास करो मेरी ना करो, आप नोट्स बनाओ मेरे ना बनाओ, आप कुछ सुनो या ना सुनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उत्तर लेखन जरूर करो। क्यों? क्योंकि अंततः आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग ही तो करनी है मेंस में जाकर। और जब आप अगर उत्तर लेखन अभी से नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए आगे कभी फ्यूचर में उत्तर लेखन नहीं कर पाएंगे। आप में से कई सारे लोगों को बड़ा डर लगता है कि मेरा उत्तर कट जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, बेइज्जती किसकी नहीं होती है? कौन ऐसा है जिसकी बेइज्जती नहीं होती? आपको जो ये मास्टर पढ़ा रहा है, आप शायद यकीन नहीं मानोगे कि आपके इस मास्टर के कितने प्रश्नों को काटा गया। और आपको कभी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उस व्यक्ति से मिलाऊंगा जिसने मेरे बार बार आंसर काटे, और बार बार मैं उसके यहाँ उससे 3 गुना ज़्यादा आंसर चेक कराने जाता था। एक दिन में मैं 25 से 30 आंसर उसको सिर्फ हिस्ट्री के चेक कराता था। वो व्यक्ति यही कहता था, यार मैं इतनी तेरी आलोचना करता हूँ, तू फिर क्यों चेक कराता है? मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, मुझे इस खेल का खिलाड़ी बनना है, अर्थात मुझे उत्तर लेखन इतना अच्छा सीखना है कि जितना कोई नहीं सीख सकता। और आप देखिए, मैंने मेहनत की और उत्तर लेखन सीख गया, और आज इतना अच्छा सीख गया कि आज वो मास्टर जब मुझसे मिलता है तो कहता है यार तुम्हारे उत्तर लेखन के वीडियो तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्योंकि उसने मुझे सिखाया और मैं वहीं तक स्थिर नहीं रहा, मैं और सीखता गया। मैंने आप हिंदी मीडियम का सिर्फ पढ़ते हो, मैं इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में उतना सब कुछ नहीं है, उसे मैं कन्वर्ट करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ से आपको नहीं भागना है। आप गलत लिखो लिखो, आप गलत लिखोगे तो मैं सही बताऊँगा ना, और जब मैंने सही बता दिया तो फिर वो प्रश्न गलत नहीं हुआ, वो सही हो गया, और आपको वो प्रश्न फिर फ्यूचर में कभी नहीं गलत होगा। अर्थात आप एक एक प्रश्न जब ऐसे लिखोगे तो आपके इन फ्यूचर में कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। समझ रहे? तो आप ये चीज़ें देखो। फिर क्या होता है कि आपने ये अगर सोच लिया कि यार चलो यार आज से नहीं कल से लिखेंगे, तो कल कभी नहीं आता। समझ गए? और बेइज्जती से मत डरो। लड़के इस बात से बेइज्जती से डरते हैं कि लड़कियों को क्या लगेगा, लड़कियां इस बात से डरती हैं कि लड़कों को क्या लगेगा। अरे भाई, इनके लिए थोड़ा ना आप जी रहे हो। ऐसा कौन सा दुनिया में महान इंसान हुआ है जिसकी बेइज्जती ना हुई हो? हर एक इंसान की बेइज्जती हुई है, लेकिन बेइज्जती के बाद ही तो वो निकले हैं, तभी तो मज़ा आया, तभी तो उनके अंदर वो आया। आप गलत लिखो, आप एक काम किया करो। आप वैसे तो मैं जब शुरू करूँगा तो आपको इतना सरल बता दूंगा कि जैसे बचपन में आप लोगों को नहीं कर्सिव राइटिंग लिखने को दिया जाता था, कि ऐसे ऐसे करके एक बना दिया उन्होंने अक्षर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आपसे कहा कि बेटा इसको ए लिख दो, तो आप लोग क्या करते थे, ऐसे इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया, ए बन गया। क्लियर? फिर उन्होंने आपको ऐसे ऐसे करके दे दिया क्या, बी, कि आप बी बेटा लिख दो, तो आपने ऐसे इसको मिला दिया, ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया। तो हम आपको ऐसे ही उत्तर लेखन कराएंगे। अब आप फिर भी अगर ढीठ और मक्कार हो तो भाई यूपीएससी की तैयारी मत करो, मेरा यही कहना है। क्योंकि फिर क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो? क्लियर? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेहनत नहीं कर रहा। आपका मास्टर कितनी मेहनत करता है ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि आप लोगों की इस तैयारी को तैयार कराने के लिए मैंने अपने कितने काम पेंडिंग छोड़ दिए हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जब मैं इतना आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ तो आप भी करिए ना। ठीक? अन्य विषयों से अलग कैसे? इसमें ज़्यादा अपडेट नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि अशोक अगर उस 323 ईस्वी में राजा बना
तो हम ये कह देंगे नहीं नहीं अशोक को 323 में नहीं रखते हैं, ऐसा करते हैं एक करंट में आएगा तो इसको 600 ईस्वी में रख देते हैं। ऐसा नहीं है, अशोक अगर 323 में तो 323 में रहेगा। प्राचीन भारत की बात अलग है। क्यों प्राचीन भारत, वो भी मौर्य के पूर्व। क्यों? क्योंकि इन पे रिसर्च चल रही है, इन पे अभी हर व्यक्ति की डिबेट ज़्यादा है। जैसे अभी आप सनौली को देख रहे होगे, तो अब यहाँ से इतिहास की एक नई परिभाषा शुरू होगी। तो मौर्य के पहले तक में काफ़ी रिसर्च को लेकर डिबेट होती रहती है, उतना बस आपको अपडेट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है। क्लियर? फिर आता है यूपी के या यूपीएससी के इतर, इसका क्या उपयोग है। तो आप जानते हो कि सामाजिक संगोष्ठियों में मान लीजिए आपको कहीं स्पीच देने जाना है तो वहाँ आप अच्छा उपयोग कर सकते हो। आपको गाना आता है तो आप गाने में उसका यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुमार विश्वास को जब आप सुनते हो तो उन्होंने कश्मीर पे एक गाना लिखा है, तो उसमें उन्होंने इनको रानी दिद्दा का उपयोग किया है, समझ गए, लल्लन का उपयोग किया है। तो ये क्या है, और उन्होंने कल्हड़ का उपयोग किया है। तो ये सब इतिहास की तो जानकारी है। शायरों को आप देखोगे हीर रांझा से लगा के हर एक व्यक्ति को लपेट लेते हैं। क्यों लपेट लेते हैं? क्योंकि उनको इतिहास पता है। कविताओं में आप देखोगे भारत के राष्ट्रवाद को लेकर कि परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जगे। तो ये क्या चीज़ है, ये सब उसी से ऐड होती हैं। उपन्यास आप देखोगे, बहुत सारे लोग उपन्यास लिखते हैं, भारत के इतिहास पे उन्होंने लिख दिया, भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बदल ले उस पर लिख दिया, अपने जीवन की कोई एक कविता लिख दी, किसी एक किरदार को पकड़कर अपनी कहानी लिख दी। आप कोई बुक राइटिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे उपयोगी हो सकता है, या फिर आप देश के प्रधानमंत्री या नेता बनना चाहते हो तो वहाँ पे काफ़ी उपयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीच में काफ़ी डाइवर्सिटी होगी। मोदी जी को आप देखिए ना, कैसे हर जगह जाते हैं तो वहाँ के लोकल कल्चर को वो जोड़ लेते हैं। आप इस समय बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो आप देखिए कैसे सुभाष चंद्र बोस का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहे हैं, कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी उनकी चीज़ को वहाँ पे बता देते हैं। आम जनमानस को क्या लगता है कि अच्छा आमार सोनार बांग्ला बनाएंगे। अब आपको अगर यही नहीं पता कि आमार सोनार बांग्ला जो एक गीत था ये कब आया था, तो आपको पता है बंगाल विभाजन के समय आया था, समझ गए। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा इतना उपयोग है इतिहास का, समझ गए। फिर बात आती है कि व्यक्तित्व निर्माण में कैसे उपयोगी है। आप जब काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हो, आप जब सिकंदर को पढ़ते हो, अशोक को पढ़ते हो, बुद्ध को पढ़ते हो, जैन को पढ़ते हो, महाराणा प्रताप को पढ़ते हो, अकबर को पढ़ते हो, या सूफी संतों को पढ़ते हो, या गांधी को पढ़ते हो, नेहरू को पढ़ते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ते हो, राजेंद्र प्रसाद को पढ़ते हो, तो उनकी परिस्थितियों से, उनके जीवन से, उनकी समस्याओं के प्रति उनके समाधान से आप अपने जीवन का समाधान निकालने की कोशिश करते हो। आप ये कहते हो कि अरे जब शिवाजी या महाराणा प्रताप सूखी रोटी खाकर जीवित रह लिए तो हम भी इस गरीबी में रह सकते हैं। जब वो लोग इतनी बेरोजगारी में भी राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी भूमिका निभा पाए तो हम भी इस देश में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब देश का एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, या कई सारे इतिहास के कई ऐसे राजा थे, अब सोचो मोदी के अंदर कहाँ से आया होगा विजन, यहीं से तो आया होगा कि जब छोटे छोटे राजा, मतलब जो एक सेनापति हुआ करते थे, वो राजवंश चलाने लगे। सोच सकते हो आप हरिहर और बुक्का के बारे में सुनते हो कि कैसे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य ही स्टेब्लिश कर दिया। तो ये सारी चीज़ें प्रेरणा आपको वहीं से मिलती हैं, आपके अंदर निडरता आती है, आप डरते नहीं और आप बड़े से बड़े गोल को अचीव कर लेते हो। क्लियर? फिर बात आती है इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हुआ। वास्तव में हम इसी से हमारा टॉपिक शुरू होगा, जब हम कल से अपना टॉपिक शुरू करेंगे तो वास्तव में यहीं से हम पढ़ेंगे। इतिहास वास्तव में प्राचीन भारत से ही लिखा जाता था। आप पांडुलिपियों के बारे में देखते होंगे, लेकिन वो इतिहास के पैमाने आज के पैमाने से थोड़े से अलग थे। वहाँ पे किंवदंतियाँ और कथाएँ ज़्यादा थी, श्रुति परंपरा ज़्यादा थी। उपन्यास और उपनिषदों में उस समय के भूगोल और विज्ञान को लिखा गया, समझ गए। मध्यकाल में स्थिति और बदल गई, इसको राजा महाराजाओं की जीवनियों पर आधारित कर दिया गया। फिर जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत हुई तब हमने साम्राज्यवादी इतिहास को देखा, अर्थात उन्होंने ऊपर के सभी इतिहास को ब्लैंक कर दिया और कहा कि इतिहास वही है जो हम लिख रहे। इन्होंने जब इतिहास लिखने की शुरुआत की तो ये पूंजीवाद की विचारधारा से प्रेरित हो गए, अर्थात इन्होंने केवल उच्च वर्गों का इतिहास लिखा। तो इनको काउंटर करने के लिए मार्क्सवादी आ गए, जिन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के इतिहास लिखने की शुरुआत की।
और जब इन दोनों लोगों ने अपने तक ही सीमित रहे, अर्थात मार्क्स जब मजदूर तक सीमित रहे, साम्राज्यवादी जब पूंजीवाद तक सीमित रहे, तो बेचारे आदिवासी रह गए। उनके बारे में इतिहास कौन लिखे? तो उनके लिए सबाल्टर्न आ गए। अब जब सबाल्टर्न ने हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की तो इन तीनों में अपनी कुछ ना कुछ सीमाएं थीं, इन तीनों में अपना कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह था। तो इन तीनों के पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए चौधरी बनकर आ गए राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादियों ने अपनी जब इतिहास लेखन की शुरुआत की तो साम्राज्यवादी को चोट पहुंची, मार्क्सवादियों को चोट पहुंची, सबल्टन कुछ हद तक बचे रहे क्योंकि राष्ट्रवादी बेसिकली सबल्टन के साथ थोड़ा समायोजित हैं। क्लियर? लेकिन इनकी भी अति राष्ट्रवाद जब इनमें आ गई तो ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। क्लियर? तो इनकी भी अपनी सीमा हो जाती है। तब हम क्या करते हैं कि इनके कुछ तथ्यों को, इनके कुछ तर्कों को, इनके कुछ निर्णयों को मिलाकर एक कहानी गढ़ देते हैं। अर्थात हम भी इतिहास को वर्तमान के साथ प्रासंगिक बना के छोड़ देते हैं। इसमें हम साइंस की तरह ये नहीं करते हैं कि हाँ mc² इतना ही होगा, ये नहीं करते। हम यहाँ पे न्यूटन के लॉज की तरह ये नहीं कहते कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट, ये नहीं होता है। यहाँ पे निर्णय और निष्कर्ष हर बार अलग हो जाएगा। समझ गए? बस हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। फिर बात आती है कि अगर हम इतिहास ना पढ़ें, मान लो आप कल से क्लास मास्टर शुरू कर रहे हो, तो मास्टर जी अगर हम आपकी क्लास ना पढ़ें या हम इतिहास ही ना पढ़ें तो क्या होगा? बस यही होगा भाई साहब कि आपका यूपीएससी नहीं होगा। अगर आपका इतिहास वैकल्पिक है तो, अगर आप हिंदी लिटरेचर लियो तो कोई बात नहीं, या आपने ज्योग्राफी लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पढ़ी तो आप यकीन मानिए आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल ही बेसिक तौर पर आपके मार्क्स को रेगुलेट करता है, या आप कह सकते हो आपके मार्कशीट को बिल्ड करता है। क्लियर? और फिर आपका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अब रही बात हमारी कि हम आपको क्या देंगे। हम आपको न केवल इतिहास पढ़ना कैसे है ये सिखाएंगे, बल्कि आपको रचना कैसे है अपने आप वो भी सिखाएंगे। क्लियर? अर्थात इतिहास पढ़ोगे तो आप हमसे, लेकिन रच खुद ही अपने आप लोगे। क्लियर? तो हम ये चीज़ें आपको कराएंगे। समझ गए? अर्थात आपको बस कल हमारे साथ पढ़ने की शुरुआत करनी है। हम आपको जितने भी प्रश्न दिया करेंगे, हम आपको क्या करेंगे अब हम आपको बता दे रहे हैं मोटे तौर पर। जैसे कल हमारा कोई वीडियो आएगा, ठीक है, तो कल हमारा जो वीडियो आएगा उसकी पीडीएफ आज आपको शाम को मिल जाएगी। क्लियर? शाम का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे के पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अर्थात 3 बजे या 2 बजे जब भी टाइम मुझे मिलता है तभी मैं आपको दे दूँगा। ठीक, उस पीडीएफ को आपको देखना है, उसका नोट्स अपने हाथ में बना लेना है A4 पेपर में। क्लियर? नोट्स सिस्टमेटिक बनाइएगा, पीडीएफ की फ़ोटोकॉपी मत निकलवाइएगा, नहीं तो आपका पैसा भी ज़्यादा जाने वाला है और मज़ा नहीं आएगा। क्लियर? आप उस पीडीएफ का जब नोट्स बना लेंगे, फिर आप हमारे 6 बजे उस लेक्चर को देखेंगे, उस लेक्चर को और पीडीएफ को देखते जाएंगे। उस पीडीएफ में होगा क्या कि वो सब फ्रेम होंगे, तो उन फ्रेम में आप लेक्चर की कुछ एक दो बातों को उसमें अंतर्ग्रंथित करेंगे, लिखेंगे। क्लियर? जब आप ये कर लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, तो लेक्चर के अंत में हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे संबद्ध 2 प्रश्न देंगे, केवल 2, ज़्यादा नहीं। उन 2 प्रश्नों का हम आपको उत्तर फ्रेम पीडीएफ के रूप में भी दे चुके होंगे। क्लियर? कि मान लो हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के क्या आधार थे, तो उसका एक फ्रेम आपको हम मोटा मोटा दे देंगे। क्लियर? उस फ्रेम को देने के बाद हम उसी डिस्कशन में उन प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। क्लियर? फिर आपसे कहेंगे कि अब आप क्या करो, इस डिस्कशन को कंपाइल करके इस फ्रेम को ऐड करके अपना ये उत्तर गढ़ लो। और जब आप हमारे पास ये उत्तर गढ़ लेंगे तो आपसे हम कहेंगे इस उत्तर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दो। आपने सही लिखा है गलत लिखा है ये कभी मत सोचना। समझ गए? आपने वो जब हमारे पास भेज दिया तो हम उसको डिस्कस करेंगे, उसमें जो बेसिक कमियां हैं उनको दूर करेंगे और उसमें आपको बेहतरीन पॉइंट बताएंगे। जब हम आपको पॉइंट बता देंगे तो आप उन पॉइंटों को फिर से उसी उत्तर में अपनी हार्ड कॉपी में साइड में ऐड कर लेंगे। अब साइड में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपको पता है हम आपको क्या करेंगे, ऐसे आप उत्तर कॉपी बनाओगे, अपनी उत्तर ऐसे ही लिखना है ऐसी कॉपियों में। क्लियर? तो आपने जब उत्तर बनाया तो आपने यहाँ पे उत्तर लिखोगे ना, यहाँ पर आप वो पॉइंट सब ऐड करोगे, यहाँ पे सब ऐड करोगे। क्लियर? जब आपने ये कर लिया तो हम आपसे कहेंगे कि
कि अपने 7वें दिन के बाद आप इसी उत्तर में ये सारे पॉइंट्स लिखकर फिर से हमारे पास भेज दो और हम उसे फिर डिस्कस करेंगे और फिर नए पॉइंट आपको बता देंगे। तो आपके प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा व्यापकता आ जाएगी और गहनता हो जाएगी। समझ गए? इतना तो हम ये करेंगे आपके साथ मिलके। साथ ही हम ऑलरेडी जो बैक ईयर की सीरीज हमारी चल रही थी ऑप्शनल की और मेंस के जीएस की, तो उन ऑप्शनल में ऑलरेडी हम आपको पहले से ही इनका फ्रेम पूरा दे चुके होंगे, अर्थात डिस्कशन करेंगे वो सो करेंगे। हम आपको प्रश्नों के माध्यम से भी हिस्ट्री ऑप्शनल पूरी कंप्लीट करा चुके होंगे। समझ गए? यानी कि ये आपका हुआ दूसरा लेवल। पहला लेवल हमने आपको लेक्चर दिया, ऑडियो वीडियो, फिर आपके प्रश्नों को हमने चेक किया, दूसरा लेवल क्लियर। तीसरा लेवल होगा जब आप हमारे पास प्रश्न लेके आएंगे तो हम उससे फिर रिव्यू करेंगे। चौथा लेवल होगा हम ऑलरेडी उस प्रश्न के फ्रेम को प्रोवाइड करा चुके होंगे, उसमें डिस्कस भी कर चुके होंगे। पाँचवा लेवल होगा जब हम आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे तो उसमें काफ़ी गहन पूर्वक पढ़ाएंगे। और छठा लेवल होगा कि हम आपको इन सब को कंपाइल करके 30 जून से अर्थात 27 जून के प्रीलिम के बाद टेस्ट सीरीज हिस्ट्री ऑप्शनल की शुरू करेंगे। तो वहाँ पर आपको ये ना तो कोई नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा, ना कोई प्रश्न रिवाइज करना पड़ेगा, वहाँ आपको सब कुछ पता होगा। हम आपको फ्रेम देंगे और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया करेंगे और वो क्लासेस लाइव हुआ करेंगी, अर्थात आपके प्रश्न आएंगे हमारे सामने कमेंट बॉक्स में, हम उनको तुरंत वहीं फ्रेम कर देंगे। क्लियर? वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है, अर्थात ये पूरे का पूरा प्रोसेस हमारा निःशुल्क है। आप समझ गए होंगे। रही बात आप लोगों में से कई लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि सर फ्रेम हमें सब एक साथ प्रोवाइड करा दो, तो एक साथ कुछ भी नहीं देने वाला। जितना पढ़ाऊँगा एक दिन में उतना आपको दे दूँगा। इसके रीज़न कई सारे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको एक साथ नहीं देना चाहता हूँ। एक साथ इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करंट में जो घटनाएं घट रही हों उसको भी मैं उस फ्रेम में ऐड करता जाऊँ, ताकि आप तो करंट उतना देख नहीं रहे होगे तो आपको वो करंट की समझ भी बनी रहे। जैसे अभी आइकॉनिक प्लेस थे, मैं जब आपको सांची के बारे में लिखूं तो वहाँ पे नोट करके डाल दूं कि ये आइकॉनिक प्लेस में रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम और मेंस की दृष्टि से। समझ गए? इसलिए मैं आपको नोट डे बाय डे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और डे बाय डे देने से ये है कि आप कम से कम नोट्स को अच्छे से लिख सकोगे। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। आप फिर से रिवाइज कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, नहीं वीडियो देख रहे हो, तो वो आपकी दिक्कत है। और ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना कि हम आपको फ्री पढ़ा रहे तो हमारा कंटेंट खराब होगा। आप हमारे कल के सारे वीडियो देखकर ये समझ जाएंगे कि हमारा लेवल भारत में जितने भी टॉपर हैं या जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे 3 गुना ऊपर ही है। आप इतना यकीन मानिएगा। हालांकि हम तो 10 गुना कह सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए बस कह सकते हैं 3 गुना, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ना केवल हिंदी मीडियम के एजुकेटर को पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि इंग्लिश मीडियम के जो टॉप एजुकेटर हैं, खासतौर पर बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जहां आपने जिनका नाम तक नहीं सुना है। आप एक नाम बस जानते हो, शंकर आईएएस, वो भी इन्वायरमेंट को लेकर। क्लियर? लेकिन अन्य भी कई सारे ऐसे हैं जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स जिनकी काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को एक अलग तरीके का पढ़ाया। काफ़ी बार ट्रेनिंग सेंटर में आपके हिस्ट्री जो पढ़ाने आते हैं उनकी क्या ट्रिक्स है, हम उस बेस पे आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और नित्य आप वीडियो देखिए। लगभग 8 से 9 वीडियो आया करेंगे डेली। उन वीडियो को आप हमारे साथ तैयार करिए ताकि आपका इतिहास वैकल्पिक विषय न केवल श्रेष्ठ बने बल्कि सर्वश्रेष्ठ बने। क्लियर? तो इस तरीके से मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट करता हूं और मिलता हूं आपके साथ कल से अपनी नई क्लासेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।